आज के डिस्कशन में हम लोग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे बात करने वाले हैं। यहाँ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्रत्येक जो पदार्थ हैं वो अनेक कणों से मिलके बने होते हैं। वो कण क्या होते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु होते हैं या आयन होते हैं। तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जब पदार्थ बनते हैं तो ये कणों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों पता करें? तो भाई कणों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, कणों के वितरण के आधार पर ही पदार्थ के गुणों की व्याख्या की जा सकेगी। अतः ये जानना आवश्यक है कि इनका वितरण किस प्रकार से है, या तथा यह भी जानना जरूरी है कि पदार्थ में कितने कण हैं, उनकी एनर्जी कितनी है। ये सब चीजें भी जानना जरूरी है ताकि पदार्थ के विभिन्न गुणों की व्याख्या हम लोग कर सकें। इसी सब क्वेश्चन के आंसर के लिए आज हम लोग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करेंगे, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ बोल्ट्जमैन के द्वारा जो नॉलेज मिला, जो बताया गया, उसके आधार पर यह भी बताया गया कि अलग अलग एनर्जी स्टेट में कणों की संख्या अलग अलग है और ये कण मिलकर के पदार्थ बनाएंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। पदार्थ के बारे में बताना है कि कणों का वितरण कैसा है, किस ऊर्जा स्तर में कितने कण हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं, उसके आधार पर हम लोग किसी मैटर के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब इसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई निकाय है जिसमें कणों की कुल संख्या और उनकी ऊर्जा नियत है। ठीक, और साम्यावस्था में जैसा हमने कहा कि कणों की संख्या अलग अलग, यानी कि n1 n2 n3 n ले लीजिए, और अलग अलग एनर्जी स्टेट में, मतलब पहले एनर्जी स्टेट में अगर कोई कण रहेगा उसके लिए एनर्जी E1, दूसरे के लिए E2, तीसरे के लिए E3 और nth के लिए En एनर्जी लेवल आएंगे, और हर एनर्जी लेवल में अलग अलग संख्या में कण हो सकते हैं। इस आधार पर अब लोग क्या कहेंगे कि निकाय में कुल कणों की संख्या नियत होनी चाहिए, इनकी कुल ऊर्जा नियत होनी चाहिए, और अधिकतम मतलब साम्यावस्था के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता अधिकतम होनी चाहिए। ये तीन बातें आपके पास पहले से है। पहला, कुल कणों की संख्या नियत हो, दूसरा कणों की कुल ऊर्जा नियत हो, और तीसरा साम्यावस्था के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता अधिकतम होनी चाहिए। साम्यावस्था के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी कि W, मतलब आपने कहा कि हमारे पास कितने कण हैं, n1 n2 n3 n4 अप टू n कण हैं। इनके अलग अलग स्तर में अगर ये रहेंगे तो इनकी एनर्जी E1 E2 E3 E4 और En है, और आपने कहा कि डेल W इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एक पहला कंडीशन, टोटल कणों की संख्या नियत होगी, यानी कि n1 प्लस n2 n3 n4 nn, इसको आप कैपिटल N इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। फिर एनर्जी, पहले स्तर में अगर n1 है तो एनर्जी कितनी होगी, n1 E1, दूसरे में n2 पार्टिकल है n2 E2, तीसरे में n3 E3 n4 E4, ये भी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि आपके पास n पार्टिकल है, उसको n-r डिस्ट्रीब्यूशन करना है दो बक्से में। ठीक है, मतलब उनमें से r कणों को चुनना है, r कणों को निकालना है। तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n, ये NCR की वैल्यू है। ठीक, आपको ये पता है कि साम्यावस्था में किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिक होती है। तो अब हमारे पास मान लेते हैं कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कण कितने हैं? टोटल कैपिटल N है, और इनका अलग अलग एनर्जी स्टेट में वितरण कैसा दिखा रहे हैं, देखिए। टोटल N कण है, कैपिटल N कण है। पहले एनर्जी स्टेट में कितने रखने हैं आपको? N1। बाकी कितने बचे? अब N-N1 बचे, वो कहाँ चले जाएंगे? दूसरे के पास।
मतलब n2 कर रहेंगे, तीसरे में कितने जाएंगे n माइनस n1 माइनस n2, जो बचे हुए कर रहेंगे वो अगले ऊर्जा स्तर में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। तो इसके आधार पर अगर मैं n कणों में से विभिन्न ऊर्जा स्तर में वितरण की प्रायिकता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि पहले n में से n1 पार्टिकल को लेना है पहले ऊर्जा स्तर में, बचे कितने अब n माइनस n1 बचे, उनमें से n2 पार्टिकल को लेना है दूसरे ऊर्जा स्तर में। अब बचे कितने n माइनस n1 माइनस n2, इसको लेना है तीसरे ऊर्जा स्तर में। इसी तरीके से प्रोसेस करते जाएंगे आप, तो nth स्टेज में ये आएगा n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 माइनस nn अप टू n। क्लियर है? कहने का मतलब अगर आप W निकालें तो इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इस बेस में भी सॉल्व करेंगे, तो भी लास्ट में ये आंसर आपके पास आने वाला है। अब आप ये मान लीजिए कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्लियर हो गया। इस इक्वेशन के दोनों ओर लॉगरिथम ले लीजिए। अगर आप लॉग लेंगे तो ये लॉग w हो जाएगा, यहाँ लॉग फैक्टोरियल n आएगा माइनस लॉग n1 लॉग n2 लॉग n3 लॉग nn। माइनस में क्यों, डिवाइड रहता है तो लॉगरिथम में माइनस लेना पड़ता है। आप चाहें तो इसमें एक काम कर सकते थे, आप इस स्मॉल n को जो लिखे हैं ना, आप चाहे तो आप कैपिटल N लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल N लेके आपको समझाने की कोशिश की है। या फिर n ले लीजिए, क्योंकि यहाँ n1 n2 n3 ऑलरेडी लेके रखे हैं, तो n ही लेके कर लीजिए। तो दोनों तरफ जब लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? n का मान बहुत अधिक है, चूंकि n का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप स्टर्लिंग का सूत्र देखिए। स्टर्लिंग फॉर्मूला ये कहता है अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो log फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n होता है। इसकी जगह में क्या लिख लेंगे, n log n माइनस n, इसकी जगह में n1 log n1 माइनस n1, फिर आगे और, तो आपके पास आया ये। ठीक है, यहां पे ये जो टर्म है इसको मैंने कैपिटल M ही लिख डाला है यहां। तो एक काम करते हैं, देखिए आप लोग भी इसको, ये वाले टर्म को स्मॉल n की जगह कैपिटल N लिख लीजिएगा, इसको स्मॉल n की जगह कैपिटल N लिखेंगे। इतना करेक्शन हो गया, डाउट तो नहीं हुआ? गड़बड़ होने के बाद एक्चुअली डाउट होने लगता है क्या कर दिए। शायद डाउट नहीं हुआ होगा, हुआ होगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और नहीं आया तो फिर बताइएगा मेरे को। तो ये आ गया। अब ये स्टर्लिंग फार्मूला के हिसाब से ये फार्मूला हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, n log n माइनस n, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं समेसन माइनस करके समेसन i इक्वल टू 1 to n log n i के बराबर। मतलब आपके पास ये आया। अब log ni को स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, ni log ni माइनस ni। जैसे इसको लिखे हैं वैसे इसको भी लिख देंगे। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। अगर इसको ni के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आया, चूंकि टोटल कणों की संख्या कुल कणों की संख्या नियत होती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n कांस्टेंट है इसलिए, और ni तो बाकी बचे हुए पार्टिकल के लिए था, तो ni log ni का करेंगे तो कितना होगा, 1 by ni आएगा। तो ni यहाँ इनटू है इसलिए प्लस, अब log ni और ni का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आएगा, माइनस ये 1। यहां देखिए ni डिवाइडेड बाई ni कितना हुआ जी, यहां से ये और ये दोनों कैंसिल हुए तो 1 बचा, क्या बचेगा 1, और ये वाला 1 माइनस का और ये वाला 1 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा डेल log w बाई डेल ni इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n log ni के बराबर माइनस में। क्लियर है? अब साम्यावस्था में उष्मागतिकी प्रायिकता अधिकतम होनी चाहिए, इसका मतलब इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और अगर ये 0 होगा मैक्सिमा के केस में,
साम्यावस्था में ऊष्मागतिकी प्रायिकता अधिकतम है। तो ये लाइन आपको लिखना ही है, साम्यावस्था में ऊष्मागतिकी प्रायिकता अधिकतम है ना। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इन थर्मल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट कर दीजिए। तो अगर ये 0 हुआ तो आपके पास क्या आएगा, 0 इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू 1 टू एन लॉग एन आई। ठीक है। अरे हाँ, इसमें हम लोग को इक्वल टू 0, एक लाइन इसमें और समझ लीजिए आप। देखिए, शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये जो डेल डब्ल्यू होता है ना, या डेल लॉग डब्ल्यू कह सकते हैं आप, ये जो लॉग डब्ल्यू निकाले हैं आप, ये जो डब्ल्यू निकाले हैं, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से इस एन आई को इधर दे देंगे आप, ये एन आई इधर आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एन आई इक्वल टू 1 टू एन लॉग एन आई डेल एन आई इक्वल टू 0। ठीक। अब आपने कहा था कुल कणों की संख्या नियत होगी, मतलब डेल एन आई की वैल्यू 0, डेल एन आई की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। देखिए यहां तक तो इक्वेशन 3 तक आपने कर लिया। अब यहां पे पुराने रिलेशन से या ऊष्मागतिक प्रतिबंध से या समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए। आपने नोट किया है तो समीकरण 1 और 2 से, सॉरी मैं नहीं देख पाया था एक्चुअली, मैं देख लेता हूं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 से। ठीक। आपने एक बात और करके रखे हैं कि ये नियत है, मतलब डेल एन आई की वैल्यू 0 और डेल एन आई ई आई की वैल्यू भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की संख्या नियत है इसलिए। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा आपको, समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन डेल एन आई इक्वल टू 0 समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से आई इक्वल टू 1 टू एन एन आई ई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर इसमें को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप, आई इक्वल टू 1 टू एन ई आई डेल एन आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। एक काम करते हैं, अब लैग्रैंज गुणनफल का यूज करते हैं। लैग्रैंज गुणनफल का उपयोग कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहां लिखिएगा आप, लैग्रैंज मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, लैग्रैंज गुणनफल से क्या आएगा, आप अपने इक्वेशन 4 में अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 5 में बीटा मल्टीप्लाई कीजिए, और उसको इक्वेशन 3 में अगर ऐड कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, अल्फा आई इक्वल टू 1 टू एन डेल एन आई प्लस बीटा आई इक्वल टू 1 टू एन ई आई डेल एन आई प्लस आई इक्वल टू 1 टू एन लॉग एन आई डेल एन आई इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां आई इक्वल टू 1 टू एन डेल एन आई कॉमन ले लीजिए। यहां से समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन डेल एन आई अगर कॉमन निकालेंगे इसको, तो यहां अल्फा बचेगा और यहां बीटा और ई आई बच जाएगा, और यहां बच जाएगा आपका लॉग एन आई। मतलब ये अगर इसको भी ट्रांसफर कर दें तो अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस लॉग एन आई इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों टर्म को अगर ट्रांसफर कर देते हैं, इन दोनों टर्म को, तो आपको मिलेगा लॉग एन आई इधर आ गया तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। अब लॉग को ट्रांसफर कर देंगे तो ई टू दी पावर, लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो एन आई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। चाहे तो इसको ई टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई भी कर सकते हैं आप। चूंकि ये कांस्टेंट है, ई टू दी पावर माइनस अल्फा ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू की जगह मैंने लेमडा यूज किया है यहां। और अगर यहां लेमडा रख देंगे तो एन आई इक्वल टू लेमडा ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई होगा, और बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/kT होता है। तो आपका इक्वेशन एन आई का क्या निकल के आएगा, एन आई इक्वल टू लेमडा ई टू दी पावर माइनस ई आई बाई के टी, जहां बीटा की वैल्यू 1/kT
kT है। ये है आपके वितरण नियम। ठीक है, के क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक है। और इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहां उच्च ऊर्जा स्तर में जैसे आप जाते जाएंगे कणों की संख्या चरघाती रूप से कम होते जाएगा, धीरे 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 घटते जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में। मतलब कम ऊर्जा स्तर में ज्यादा कण रहेंगे और हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे कणों की संख्या चरघाती रूप से कम होते जाएगा। तो अगर मैं ई आई की वैल्यू 0 लूं तो क्या होगा? 0 एनर्जी लेवल पे कितने पार्टिकल होंगे? ऐसे कितने पार्टिकल होंगे जो ग्राउंड स्टेट पे रहेंगे, 0 एनर्जी वाले होंगे। तो ई आई इक्वल टू अगर 0 करते हैं आप तो एन आई कितना आएगा? एन आई कितना आएगा? इक्वल्स टू एन आई इक्वल्स टू लेमडा ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। ई आई को 0 कर दिए तो ई टू द पावर 0, मतलब एन आई इक्वल्स टू लैम्डा। ये मैक्सिमम पार्टिकल है। पार्टिकल अधिकतम दिख रहे हैं इसमें। निम्न स्तर में कणों की संख्या अधिकतम होगी। इसी को अगर केस 2 लें, ई आई की वैल्यू अगर इनफाइनाइट ले लेंगे आप, ई आई की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो क्या आएगा? एन आई की वैल्यू लैम्डा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होगा। और माइनस इनफाइनाइट कहने का मतलब 0, तो लैम्डा इंटू 0 0 मिनिमम होगा। मतलब इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट पे कणों की संख्या मिनिमम होगी। तो इसके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो कणों की संख्या चरघाती रूप से घटते हुए दिखेगा आपको। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, ठीक। तो यहां पे कणों की संख्या अलग अलग ऊर्जा स्तर में पता चल गई, कणों का वितरण पता चल गया। इसके आधार पर पदार्थ के गुणों के बारे में हम बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए और अपने डाउट डिस्कस कर लीजिए। ठीक।